अच्छा अहमद, हेलो। जी मैडम। तुम्हारे पास सिर्फ 5 मिनट हैं। चलो स्लाइड्स अपनी शेयर करो। ठीक है मैडम। और हसान, इसके बाद तुम्हारा नंबर है। ठीक है मैम। चलो अहमद, 5 मिनट में तुमने इतना कंसाइज खोल के बताना है लोगों के पास, लोग कहें कि यार वाकई तुमने दरिया को पूछने में बंद कर दिया। अनीस, तुमने और कुछ कहना है? नहीं मैम, मेरा कंप्लीट है काम। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो वो पूछ ले, बाकी कंप्लीट है। और कंफ्यूजन का मतलब ये था अनीस, ये नहीं कि तुम लोगों को खुद कर करके देते रहो। नहीं मैम, मैं नहीं काहे देता, मेरे पास टाइम ही नहीं है। हाँ, चलो अहमद। मैडम मेरी स्लाइड नजर आ रही है आपको? आ रही है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जो मेरा टॉपिक है वो है बेस थ्योरम। तो इस प्रेजेंटेशन के अंदर देखेंगे कि बेस थ्योरम यानी कि बेसिकली क्या है। तो सबसे पहले हम यानी कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को देखते हैं, क्योंकि अगर इसकी समझ आपको आ जाए तो बेस थ्योरम आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। तो इसकी जो बेसिक यानी कि कंसेप्ट है, तो इसके अंदर यानी कि अगर आप देखें यहाँ पे टेक्स्ट आप बेशक बाद में भी पढ़ सकते हैं। तो यानी कि पी से हम प्रोबेबिलिटी को यानी कि डिनोट कर रहे हैं, और बी जो है हम इसको फाइंड करना है। ठीक है। और ये जो दरमियान में एक पाइप सिंपल है तो इसे हम गिवन कहते हैं, गिवन ए। और ए जो है तो ये हमारे पास यानी कि गिवन है। ठीक है। तो हम बी को यानी कि यहाँ से ना हमने फाइंड आउट करना है। और इस यानी कि इक्वेशन को अगर हम कहें तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की ना बेसिक इक्वेशन है। अच्छा, अगर हम यहाँ पे इस स्लाइड के ऊपर जाएं तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे थोड़ी सी इक्वेशन डिफरेंट है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट बी गिवन द इवेंट ए वी रिस्ट्रिक्ट आवर अटेंशन टू द आउटकम इन ए व्हेन वी फाइंड द व्हाट द फ्रैक्शन ऑफ दोज आउटकम। तो यहाँ पे हम प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फाइंड करना चाहते हैं और हमें यानी कि ए गिवन है। तो यानी कि हमने इसे यानी कि एक थोड़ी डिफरेंट शेप के अंदर यानी कि लिख दिया, लेकिन यहाँ पे एक चीज मेक श्योर करनी है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है ना वो इक्वल टू जीरो ना हो। ठीक है। तो ये इसकी यानी कि सेकंड यानी कि एक सिंपल सी इक्वेशन बन गई। अच्छा, बाकी जो ये स्लाइड है ये इसी को यानी कि एक्सप्लेन करती हैं यानी कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को। तो ये यानी कि इतना कोई खास इसके अंदर नहीं है। बाकी इसके अंदर एक और चीज़ भी एक यानी कंसेप्ट समझने की ज़रूरत है कि व्हेन टू इवेंट्स ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट वी कैन यूज़ द मल्टीप्लिकेशन रूल फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट। तो हमें यानी कि अगर यानी कि हमारे पास ए एंड बी दोनों इंडिपेंडेंट यानी कि हमारे पास वेरिएबल की सूरत में हो, तो हम ये करेंगे कि यानी कि पी और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी कर सकते हैं। लेकिन अगर यानी कि दोनों इंडिपेंडेंट ना हो तो फिर हमें एक कंसेप्ट आता है जनरल मल्टीप्लिकेशन रूल। तो उसके हिसाब से हमें करना पड़ेगा। यहाँ पे नीचे अगर आप देखें तो यहाँ पे जनरल यानी कि मल्टीप्लिकेशन रूल अप्लाई किया गया है। यहाँ पे ये है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी यानी कि दोनों ये क्योंकि इंडिपेंडेंट नहीं है तो हम यानी कि पी ए यानी कि मल्टीप्लाई कर रहे हैं पी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एंड ए इज गिवन। ठीक है। तो हम इसको यानी कि दूसरी शेप के अंदर भी लिख सकते हैं। यानी अगर चेंज करें तो यहाँ पे यानी कि अगर राइट साइड पे यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एंड ए था तो हम यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी भी यानी कि कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं इसे। जिस तरह यानी कि ए इज इक्वल टू बी है तो हम बी इज इक्वल टू ए भी कर सकते हैं। तो ये इसके बेसिक कंसेप्ट है। बाकी डिसजॉइंट इसके अंदर आ जाता है। तो डिसजॉइंट इवेंट कैन नॉट बी इंडिपेंडेंट वेल वाई एंड नॉट। तो ये एक इसकी थ्योरी है कि यानी कि जो डिसजॉइंट है तो इसको भी थोड़ा सा यानी कि हम इसके अंदर मैंने मेंशन किया स्लाइड के अंदर, लेकिन ये इसके बेसिक कंसेप्ट हैं। अच्छा, तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का, मैंने कि इसकी न्यूमेरिकल एग्जांपल भी दिया है कि सपोज 50% ऑफ द स्टूडेंट इन द स्कूल टेक द ज्योमेट्री क्लास, 30% टेक हिस्ट्री एंड जो यानी कि 15 टेक बोथ ज्योमेट्री एंड हिस्टोरिकल। जो 15% है या ये 15% है तो इन्हें यानी कि यानी कि ए यूनियन बी की यानी कि सूरत में यहाँ पे यानी दिखाया गया है। यानी कि ये इनके अंदर दरमियान में कॉमन है और ए और बी जो है वो इंडिपेंडेंट यानी कि प्रोबेबिलिटी है। तो अगर यानी कि हम इक्वेशन को यानी कि सॉल्व करने की कोशिश करें तो उसके अंदर ये होगा कि लेट इवेंट ए एंड बी टेक ज्योमेट्री एंड इवेंट बी बी टेक्स हिस्ट्री। तो हम प्रोबेबिलिटी ऑफ बी को यानी कि जहाँ पे हमें दी गई है 30% यानी कि ये हमारी ज्योमेट्री की क्लास है। और यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी, और इसको यानी कि अगर हम देखें ये जहाँ पे जो कॉमन है इन दोनों यानी कि ए और बी के दरमियान, तो वो हमने यानी कि यहाँ हमारे पास 15% था तो हमने ये यहाँ पे मेंशन कर दिया इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। अब हमने फाइंड आउट क्या करना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ए इज गिवन। तो हमारे पास ए गिवन है। तो इक्वेशन के अंदर सिंपल हमने ये किया है कि यहाँ पे हमने यानी कि जो हमारे पास 15% था तो हमने पॉइंट
इसके साथ लगा के और इसको यानी कि यहाँ पे यानी कि हमने मल्टीप्लाई कर दिया है और हमारे पास 30% यानी कि हमारे पास ना इसके रिजल्ट आएगा। तो ये एक सिंपल सी यानी कि इक्वेशन थी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को सॉल्व करने के लिए। तो हमारा जो बेसिक कंसेप्ट है बेस थ्योरम का वो इसी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम कैलकुलेट करना चाहें यानी कि कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी विद द नॉलेज ऑफ पी एंड ए बी, तो अगर हम इसके अंदर देखें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी को हम यानी कि इस तरीके से भी लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो हम इसे इक्वेशन 1 बना लेते हैं। दूसरी इक्वेशन जो है हम यानी कि उसे जैसे मैंने कहा था कि ए इक्वल टू बी और बी इक्वल टू बी भी हम लिख सकते हैं, यानी कि थोड़ा सा नहीं यानी कि शफल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम ये करते हैं कि हम सेकंड इक्वेशन जो है वो यहाँ पे बना लेते हैं अपने यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के साथ। ठीक है, अगर यहाँ पे आप थोड़ा गौर करें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी और ये यानी कि जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल है यानी कि दोनों साइड पे। तो हम ये करते हैं कि हम इन दोनों को यानी कि यहाँ पे नीचे ले आते हैं, हम एक नई यानी कि इक्वेशन बना देते हैं। तो बेसिकली जो यहाँ पे इक्वेशन यानी कि 1 मिनट में से हाईलाइट भी कर देता हूँ पेन से। तो बेसिकली जो ये इक्वेशन है यानी कि जहाँ से हमने लेफ्ट हैंड साइड इक्वल थी उसे स्किप करके ये इक्वेशन बनाई है, तो यही इक्वेशन यानी कि आगे जाके बेस थ्योरम बनेगा। हम बी को इस साइड पे ले जाएंगे, ठीक है, और हमारे पास एक यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी आ जाएगा और यानी कि हम जो है ना इसकी एक पूरी इक्वेशन बना लेंगे। मैं ये अगली स्लाइड के अंदर आपको दिखा देता हूँ। ये एक्चुअली बेस थ्योरम डिस्क्राइब द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट बेस्ड ऑन द प्योर नॉलेज ऑफ कंडीशन दैट माइट बी रिलेटेड टू द इवेंट। तो यहाँ पे अगर देखें तो सेम वही चीज़ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी, और बी को हम यहाँ पे नीचे ले आए हैं। इनके थोड़े डिफरेंट कलर हैं। अगर सबसे पहले देखें तो जो ये है यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी, तो इसे पोस्टीरियर कहते हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ आवर गिवन हाइपोथेसिस बीइंग ट्रू गिवन द डाटा इज कलेक्टेड। तो हमारे पास डाटा बी अगर कलेक्टेड होगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हम प्रूव करना चाह रहे हैं। ठीक है, जो ग्रीन एरिया है अगर इसे हम देखें, इसे मैं यहाँ पे कर देता हूँ हाईलाइट आपको। अगर इस एरिया को देखें तो ये लाइकलीहुड इसे कहते हैं हम। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ कलेक्टिंग द डाटा व्हेन आवर हाइपोथेसिस इज ट्रू। तो ठीक है, इसको भी हमने यानी कि अपने माइंड में रखना है। और ये जो यानी कि ब्लू एरिया है ये है पिरर इसे कहते हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ द ट्रू हाइपोथेसिस बीइंग ट्रू बिफोर कलेक्टिंग द डाटा, यानी कि बिफोर कलेक्टिंग द डाटा जो है ना वो ये यानी कि हमारे पास प्रोबेबिलिटी होगी। अच्छा, और यहाँ पे जो पी बी है जो हमें रेड के अंदर नजर आ रहा है इसे हम मार्जिनल कहते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द कलेक्टिंग दिस डाटा अंडर द ऑल पॉसिबल हाइपोथेसिस। तो बेसिकली ये इसका फार्मूला है, तो इसके हिसाब से हमने आगे चलना है। तो इसके एक न्यूमेरिकल आ जाता है आगे। न्यूमेरिकल बिल्कुल सिंपल है, ये मैंने खुद यानी कि नेट से देख के फिर इसे थोड़ा सा यानी कि खुद बनाने की कोशिश की है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द पर्सन हैज डिजीज कोविड-19 विद हाई फीवर। ठीक है, अगर एक बंदे को हाई फीवर है तो कितनी प्रोबेबिलिटी होगी कि उसे यानी कि कोविड-19 है। तो हम कर देते हैं कि 80% टाइम कोविड-19 का हाई फीवर, यानी कि ये एक हमारे पास हाइपोथेसिस आ गया। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ कोविड-19 जो है हम वो कर लेते हैं 1/30,100। अच्छा, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ हाई फीवर है वो 0.2 कर देते हैं। अच्छा, हम एक ए लेते हैं, ए का मतलब प्रपोजिशन दैट द पर्सन हैज अ हाई फीवर, और बी को कर लेते हैं पर्सन हैज ए कोविड-19। ठीक है, ये हमने एक यानी कि इक्वेशन बना ली। अगर नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर जाएं तो हमें फाइंड ये करना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एंड ए। ठीक है, हमने यानी कि पता करना है कि उससे यानी कोरोना वायरस है या नहीं। तो इसके अंदर ये सिंपल हमने किया कि जो हाई फीवर था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी हम यानी कि 0.8 कर दिया। प्रोबेबिलिटी ऑफ कोविड-19 जो था उसे हमें यानी कि पी बी से यानी कि यहाँ पे लिख दिया, और जो 130 ये इक्वेशन थी वो इस साइड पे हम यानी कि इसे ले आए हैं। और जो प्रोबेबिलिटी ऑफ हाई फीवर थी 0.2 वो हम यानी कि 0.02 हमने कर दी। अगर इसका सोल्यूशन देखें तो सोल्यूशन इसका बिल्कुल सिंपल है। हमने सिर्फ यहाँ पे आके जो वैल्यूज थी वो हमने पुट कर दी। वैल्यूज जब पुट की तो हमारे पास यानी कि जो आंसर आया है नीचे वो था यानी कि 0.0013। तो ये एक सिंपल एग्जांपल है, इससे आप समझ सकते हैं कि यानी कि बेस थ्योरम के अंदर सिर्फ वैल्यू पुट करनी है और आपके पास यानी कि इसका रिजल्ट आ जाता है। तो बेस थ्योरम क्लासिफिकेशन के अंदर भी यानी कि इस्तेमाल होता है। यहाँ पे मैंने एक स्लाइड दी है क्लासिफिकेशन के अंदर इसकी, यानी कि अगर आप इसे इंप्लीमेंट करना चाहें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लास होगी। हम फाइंड करना चाहते हैं तो हमारे पास गिवन डाटा होगा। ठीक है, अगर गिवन डाटा होगा तो तभी यानी कि हम हमारे ये यानी कि प्रोबेबिलिटी जो है हम इसकी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो यानी कि जो डाटा होगा और क्लासेस होंगी तो ये मैंने सिंपल इन्हें मल्टीप्लाई फिर जो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लास से कर देंगे और फिर इन्हें डिवाइड कर देंगे
डाटा के साथ। तो ये हमारे पास यानी कि अगर क्लासिफिकेशन के अंदर अप्लाई करें तो बेस थ्योरम आप ना इस इक्वेशन से करते हैं, सिर्फ आपने इसके अंदर वैल्यूज पुट करनी है। जो इसके अंदर एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो है बेस ऑप्टिमल क्लासीफायर। तो बेस ऑप्टिमल क्लासीफायर की थोड़ी सी जो इक्वेशन है ये कंफ्यूजन यानी कि इसके अंदर होती है कि भाई ये इसके अंदर क्या हो रहा है, लेकिन ये सिंपल है। इसके अंदर आप सिंपल ये समझ लें कि समीशन है, ये हमने सम करना है, और वी को आप जो है ना ये समझ लें कि ये हमारी क्लासिफिकेशन की जो वैल्यूज है ना ये हमारी वो होंगी, ठीक है। और पी हमारा जो प्रोबेबिलिटी होगा, और एच हमारा हाइपोथेसिस होगा, और डी हमारा डाटा होगा। तो इससे अगर आप थोड़ी सी चीज़ों को माइंड में रखें तो ये काफ़ी यानी कि ईजी है। मैं से इसको आपको न्यूमेरिकल से यानी कि समझाने की भी कोशिश करता हूँ। तो हम ये करते हैं कि हमने यहाँ पे तकरीबन 7 यानी कि प्रोबेबिलिटीज और इनके 7 हाइपोथेसिस लिए हैं। तो हाइपोथेसिस जो इसका 1 था और गिवन डाटा हमारे पास था वो था 0.4, और जो हाइपोथेसिस एक्स वेरिएबल के पर था वो था बस, ठीक है। इसके अलावा जो बाकी भी जितने हैं उनको भी हमने ना सबको मेंशन कर दिया है, ठीक है। तो सोल्यूशन इसका बिल्कुल सिंपल है, ये समीशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ बस। हम ये करेंगे कि हम इसको सॉल्व करने के लिए ये करेंगे कि हम सबसे पहले जितनी भी बस रिपीट हुई हैं हमारे यानी कि 7 हाइपोथेसिस और प्रोबेबिलिटीज के अंदर, तो हम उनको सेलेक्ट कर लेंगे। 1, 2 एंड 3 हमारे पास टोटली 3 हैं। तो बस की यहाँ पे वैल्यू यानी कि इस प्रोबेबिलिटी के ऊपर जो थी वो थी 0.4, तो हमने 0.4 लिख दी। इसी तरीके से बस यहाँ पे थी तो 0.3 इसकी थी तो हमने 0.3 लिख दी, और इसी तरीके से यानी कि 5 के ऊपर हमारे पास 0.7 थी, 0.7 लिख दी, तो हमारे पास वैल्यू आ गई 0.14, ठीक है। तो ये पहला सोल्यूशन हो गया हमारे पास बस का। फिर कार आ गई, और कार की 2 यानी कि यहाँ पे अक्रंस हैं, तो फर्स्ट एंड सेकंड अक्रंस 0.3 एंड 5 था यहाँ पे। तो हमने इन दोनों को दरमियान में सम किया, हमारे पास 0.8 यानी कि यहाँ पे जो है ना समीशन आ गई, ठीक है, उसी फार्मूले के हिसाब से। थर्ड जो हमारे पास ट्रक था तो हमने उसको ट्रक के अंदर भी वैल्यूज पुट कर दी, तो हमारे पास 0.9 आ गई। हमने हाईएस्ट वैल्यू यहाँ से लेनी थी, हाईएस्ट वैल्यू हमारे पास आ गई 0.9। तो मोस्ट प्रोबेबली हाइपोथेसिस क्लासिफिकेशन इज 0.9। तो ये हमारी उसका यानी कि एक सोल्यूशन बन गया। यानी कि अगर हम बेस ऑप्टिमल क्लासीफायर को देखें तो इसके जो एप्लीकेशन है तो वो काफ़ी यानी कि जगह पे ये इम्पोर्टेंट है। अगर आप रोबोटिक्स के अंदर देखें तो वहाँ पे हम ये करते हैं कि जो रोबोट यानी कि जो होता है अपना प्रीवियस एक्सपीरियंस होता है, तो या प्रीवियस स्टेप होता है वो उसकी बेस के ऊपर नेक्स्ट स्टेप लेता है। तो यानी कि बेस थ्योरम प्रोबेबिलिटी थ्योरी यहाँ पे यानी कि हम अप्लाई कर सकते हैं। तो ये वहाँ पे काफ़ी यानी कि जो है ना इसको इस्तेमाल किया जाता है कि नेक्स्ट स्टेप इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन प्रीवियस स्टेप। तो पहला जिसका इस्तेमाल है वो रोबोटिक के अंदर है। फोरकास्टिंग के अंदर हम इस्तेमाल कर सकते हैं, हमारे पास गिवन डाटा होता है आज का कि हमारे पास यानी कि आज यानी कि वेदर ये है, हम कल का यानी कि प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि भाई कल यानी कि इसके बाद आपकी स्लाइड है? नहीं मैडम, बस ये आखिरी स्लाइड है मेरी। इसको मैं कंक्लूड इस तरह से करती हूँ कि इसका मतलब है जो न्यूमेरिकल्स होंगे वो अगर वो मैं एज एन असाइनमेंट दूंगी, बताऊंगी आप लोगों को, क्योंकि जो मैंने तुम लोगों को स्लाइड ईमेल की थी तुमने ये उसमें से नहीं, मतलब ये उसमें से नहीं है, ये कोई तुमने खुद से मतलब मैडम ऐसा ही है ना? थोड़ा यूनिक है जी मैडम, मैंने थोड़ा सा अपनी तरफ से एफर्ट पुट किए ताकि यानी कि इजीली समझ आ जाए स्लाइड से। करने के न्यूमेरिकल जो है ना वो फिर ऐसा मतलब अच्छा। अहमद थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा आपने माशाल्लाह बहुत अच्छा करके बताया। अभी हसान इट्स ओवर टू यू। ओके मैम। नजर आ रहा है आप सबको? हाँ हसान अब नजर आया। मेरा टॉपिक है नाइव बायस। जो नाइव बायस एक हसान वो वाली स्लाइड यूज नहीं की तुमने, मतलब अपने आप से कोई तरह करके बनाया ना? वो मैडम थोड़ी सी थी, मैंने उधर से डाटा इधर यूज किया है। अब जैसा अच्छा अहमद कंटिन्यूटी बोला, जैसा उसने कहा तुमसे भी मैं यही एक्सपेक्ट करती हूँ। और ये जो आपकी हो रही है अभी दो तुम लोगों को मैंने दिया, फिर मैं बैक प्रोपोगेशन 2 लोगों को इस मैं जो दे रही हूँ वो फिर आपके हम फाइनल में से सर्वे पेपर के साथ हम इसमें से मार्क्स लगाएंगे, ठीक है? ठीक है। नया बायस था हमारे पास ये उसकी बायस नेट की उसमें एप्लीकेशन है जो क्लासिफिकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें प्रोबेबिलिस्टिक क्लासिफिकेशन क्लासिफायर यूज़ किया जाता है, यानी कि हमारे पास कुछ डाटा पहले से गिवन होता है, उसके अगेंस्ट हम
जो प्रोडिक्शन हम की जाती है इंडिपेंडेंट की जाती है, यानी कि अगर हमारे पास 2 सेट्स अवेलेबल है और तीसरा सेट हमारे पास अवेलेबल है, तो जो दोनों सेट्स की प्रोबेबिलिटी होगी वो इंडिपेंडेंटली कैलकुलेट की जाएगी। तो ये हमारे पास उसका फार्मूला है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, यानी कि एलिमेंट ऑफ द गिवन इन द एलिमेंट ऑफ एक्स। तो हमारे पास है लाइक्लीहुड क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x into given that probability of c and probability of c over probability of x। तो हमारे पास पहले जो है पोस्टर कहते हैं उसको जो ऐसे, और दूसरे probability of x over c को likelihood कहते हैं, और probability of c को कहते हैं क्लास प्रीपियर प्रोबेबिलिटी, और प्रेडिक्टेड प्रीरियर प्रोबेबिलिटी हमारे पास है। इसको सिंपल अल्फाज में लिखें तो पोस्टर इज इक्वल टू प्रीरियर इनटू लाइक्लीहुड ओवर एविडेंस, जो हम एविडेंस यूज़ कर रहे हैं। तो अगर हमारे पास मल्टीपल एलिमेंट्स है, रियल वर्ल्ड में मल्टीपल एलिमेंट्स हैं जो कि हम बार बार कैलकुलेट करेंगे, तो वो नीचे वाली लाइन में हमारे पास लिखा हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इनटू गिवन दैट जो डाटा है हमारे पास x है, तो हम पहले x1 का कैलकुलेट करेंगे, फिर x2 का, x3 का, x जितने भी एलिमेंट्स होंगे, और उनको मल्टीप्लाई करेंगे कर देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ सी के साथ। ये वही बात थी। तो हम अभी x हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स होंगे मल्टीपल, अभी हम एग्जांपल में देखते हैं आगे। तो x, x1, x2, x3 जितने भी हैं उनको हम कैपिटल x से प्रेजेंट कर देंगे, और वो मल्टीपल फीचर्स होंगे वो प्रोबेबिलिटी ऑफ y यानी कि इनटू जितने भी एलिमेंट्स हैं उसके अगेंस्ट कैलकुलेट किया जाएगा, और तमाम को कैलकुलेट करके ये उसका फार्मूला बनेगा। तो ये एक एग्जांपल है छोटी सी, ये थोड़ा सा हमारे पास टेबल है जो कि बता रहा है कि जैसे टेक्स्ट क्लासीफायर टाइप है कि हमारे पास एक सेंटेंस है जिसका ताल्लुक स्पोर्ट्स है और दूसरे का ताल्लुक नॉट स्पोर्ट्स है, किसी और फील्ड से ताल्लुक है। तो हमारे पास 1, 2 और 3 स्पोर्ट्स के टेक्स्ट हैं, और 2 हमारे पास नॉट स्पोर्ट्स के टेक्स्ट हैं जो कि कुछ दिखा रहे हैं ग्रेट गेम, इलेक्शन वाज ओवर, तो ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड नहीं है, वेरी क्लीन मैच स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं अभी उसी प्रोबेबिलिटी नैव थ्योरम, नैव क्लासीफायर के थ्रू। तो हम पहले एक सेट बनाते हैं कि हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पोर्ट्स, ये हमारे पास सेट है अ वेरी क्लोज गेम, ये हमने एक अपनी तरफ से एक जनरेट किया जो कि इधर अवेलेबल नहीं है। अ वेरी क्लोज गेम हमारे पास एक स्ट्रिंग है जिसको हमने मैच करना है, तो क्या ये इसका ताल्लुक किस क्लास से, स्पोर्ट्स से या नॉट स्पोर्ट्स से। तो हम गिनेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसी फार्मूले का प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट इन द सेट ऑफ बी। तो हम देखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पोर्ट्स इन अ वेरी क्लोज गेम, तो हमारे पास इसका फार्मूला बनेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ वेरी क्लोज गेम ऑफ स्पोर्ट्स, और प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पोर्ट्स इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ वेरी क्लोज गेम। इसको हमने कैलकुलेट करना है, तो हम इसको फर्स्ट क्लास हम बनाएंगे अ वेरी क्लोज गेम स्पोर्ट्स में, और सेकंड क्लास हम बना देंगे नॉट स्पोर्ट्स, कि ये स्पोर्ट्स में ताल्लुक रखता है या नॉट स्पोर्ट्स में। ये 2 क्लासेस हमने बना दी। अब जिसकी इनकी अलग-अलग प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे, जिसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा अच्छी आएगी तो इसका ताल्लुक उससे होगा। तो हम देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ, अब तमाम जितने भी लफ्ज़ हैं इनको बारी बारी हमने तोड़ लिया है, उसको डिफ्रेंशिएट कर लिया है कि ए, वेरी, क्लोज और गेम। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को अलग कैलकुलेट कर लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ वेरी को, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लोज को, और पी ऑफ गेम को। तो हमारे पास पी ऑफ गेम बनेगी पी ऑफ ए ऑफ स्पोर्ट्स, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ वेरी को स्पोर्ट्स में, फिर ये फार्मूले में। तो स्पोर्ट्स का हमारे पास रिजल्ट है 3/5, और नॉट स्पोर्ट्स का हमारे पास है 2। हमारे पास 3 एलिमेंट स्पोर्ट्स के थे और 2 एलिमेंट्स नॉट स्पोर्ट्स के थे। तो गेम इंटू स्पोर्ट्स हमने कैलकुलेट किया, तो हमारे पास आई, हमारे पास अगर हम पीछे टेबल जाके देखें तो हमारे पास गेम 2 जगह यूज़ हो रही है, एक तो फर्स्ट सेंटेंस में यूज़ हो रही है और एक सेकंड लास्ट सेंटेंस में यूज़ हो रही है 2। तो इसी तरीके से हमारे पास आई 2/11 जितने भी हमारे पास थे। और प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लोज इंटू स्पोर्ट्स, क्लोज का लफ्ज़ जो है हमारे पास किसी स्पोर्ट्स में यूज़ नहीं हो रहा, क्लोज का पहले में भी नहीं है, थर्ड में भी नहीं है, और सेकंड लास्ट में भी नहीं है क्लोज का लफ्ज़, लेकिन नॉट स्पोर्ट्स में है। तो इसलिए हमारे पास जो रिज़ल्ट आया है स्पोर्ट्स में वो 0 आया। अब जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, वेरी और 0 में, तो ये सब नलीफाइड वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि हमारा डाटा जो हमने इस्तेमाल किया है वैल्यू देने के लिए वो हमने उसको प्री प्रोसेस नहीं किया उसको, तो हमारे पास नलिफाइड वैल्यू हो जाएगी। तो हमने अब हम इसके ऊपर स्मूथनिंग अप्लाई करेंगे, यानी कि हम हर एक वैल्यू को, जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स हैं उनको बाय डिफ़ॉल्ट 1 कंसीडर करेंगे। जब हम 1 कंसीडर करेंगे तो हमारे पास कुल बैग ऑफ वर्ड्स जो बनते हैं वो हमारे पास 14 है। 14 बैग ऑफ वर्ड्स हमने इस्तेमाल किया और हर किसी को वैल्यू दी है, तो हम उसी से जब हम ये फैक्ट करेंगे तो हमें 14 से उसको डिवाइड भी करना है, क्योंकि हमने बाय डिफ़ॉल्ट 1 वैल्यू दी है सबको, तो हमने 14 से उसको डिवाइड भी कर दिया ताकि अफेक्ट ना रहे, जितने से हमने वैल्यू दी उसी से उतने डिवाइड भी कर दिया। अब हम इसको दोबारा कैलकुलेट करते हैं, तो हमारे पास अगर वैल्यू फाउंड नहीं होती तो उसके रिजल्ट 1 आएगा, 0 नहीं आएगा, ताकि होल वैल्यू हमारे पास नल ना हो। तो हम दोबारा देखते हैं आ वेरी क्लोज गेम, ये हमारा सेंटेंस था
इसकी हमारे प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट की 2 + 1, ये 1 जो है हमने जो खुद प्री प्रोसेस में यूज़ किया है, 1 + 1 0 + 1, ये 0 जो है +1 हो गया। तो इस तरह गेम 2 + 1 और नॉट स्पोर्ट्स में हमारी प्रोबेबिलिटी है 1 + 1 और वो 0 + 1 1 + 1 0 + 1 डिवाइडेड बाय 19 + 14, ये हम यूज़ करें। 14 हमारे पास टोटल वर्ड्स है जिसको हमने इस्तेमाल किया है। तो अब देखते हैं पी ऑफ ए इंटू स्पोर्ट्स, पी ऑफ वेरी स्पोर्ट्स, इसी दोबारा कैलकुलेट किया जाके क्लोज जो है हमारा नलिफाइड वैल्यू कर रहा था, तो हम उसको दोबारा यूज़ कर सकें 1 के साथ। तो हमने इसको कैलकुलेट किया तो 2.76 इंटू 10⁻⁻5, ये हमने लहदा कैलकुलेट करके किया है। तो हमारे पास ये प्रोबेबिलिटी बनी है 0.000276। इसी तरह नॉट स्पोर्ट्स की कैलकुलेट की है तो हमारे पास है ये 0.00572। तो इनमें से कम जो है वो वैल्यू जो है जो हमें दिखाती है कि ये इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, तो वो हमारे पास पहले वाली वैल्यू है। तो इसलिए ये जो सेंटेंस हमने इस्तेमाल किया ये स्पोर्ट्स के लिए, स्पोर्ट्स के अंदर यूज़ होता है। इसी तरीके से एक और एग्जांपल थी, ये बड़ी फेमस एग्जांपल है कि इसमें हम मल्टीपल रियल वर्ल्ड इस्तेमाल कर रहे हैं कि टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी या विंडी, कि उसके अगेंस्ट वो गॉल्फ खेल सकता है और क्या आउटलुक हो तो उसके अगेंस्ट क्या होगा। तो ये हमने तमाम टेबल्स के अलग-अलग कैलकुलेट किया। आउटलुक यानी कि सनी हो या ओवरकास्ट हो तो यस कितने हैं और नो कितने हैं, लाइकलीहुड उसकी क्या है, उसकी कैलकुलेशन अलग-अलग है। 0 पॉइंट जैसे कि 33 इंटू 0.64 मल्टीप्लाई बाई 0.36, ये पोस्टर प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट की है। फिर इसी तरीके से आउटलुक हो तो फिर हमने दूसरा एलिमेंट इस्तेमाल किया है सनी, ओवरकास्ट, और उसकी प्रोबेबिलिटी इस्तेमाल की है कैलकुलेशन के लिए। तो ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी टेबल और वो लाइकलीहुड टेबल अटेन हुए हैं कि आउटलुक हमारे पास क्या है तो लाइकलीहुड क्या है कि हम खेल सकते हैं या नहीं खेल सकते उसको, और ह्यूमिडिटी क्या होगी तो उसकी हमारे पास क्या लाइकलीहुड है, टेम्परेचर क्या होगा तो उसकी क्या लाइकलीहुड है, और विंडी होगी तो उसकी क्या लाइकलीहुड है। तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं दोबारा से। तो एक प्रोबेबिलिटी तो हम तमाम एलिमेंट्स जितने भी हमने इस्तेमाल किए हैं उसको कैलकुलेट करेंगे तो अगेंस्ट वही प्रोबेबिलिटी जिस तरह पहले कैलकुलेट किया हम उस तरह इसको निकाल लेंगे। तो इसके अंदर है कि और कंडीशनल इंडिपेंडेंस है, अलग-अलग कैलकुलेट कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा पॉपुलर मॉडल है, टाइम टेकिंग है लेकिन बहुत जल्दी कैलकुलेशन की जा सकती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम्स में इस्तेमाल किया जाता है इसको। क्लासिफिकेशन, इसके अलावा जो एप्लीकेशन है इसकी रियल टाइम प्रेडिक्शन जो है इस्तेमाल की जाती है। मल्टी क्लास प्रेडिक्शन है, हम बहुत सारे, जैसे अभी हमने जो एग्जांपल कर रहे थे नाइव बेस की, मुख्तलिफ न्यूज़पेपर से हम जज कर सकते हैं कि किसके अगेंस्ट क्या डाटा आ रहा है हमारे पास और किस न्यूज़पेपर से उसको एग्जिस्ट किया जाता है। इसके मैंने एक वो मैटलैब का प्रोग्राम भी लिखा था इसके लिए छोटा सा, वो ये है। इसके अंदर मैं ये लोड कर रहे हैं एक और एग्जांपल को। वो ये हमारे पास एक हसन प्रोग्राम था आपकी कि ये स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। अभी नजर नहीं आ रहा हसन कुछ। मैं दोबारा करता हूँ। मैम आ गया नजर आ रहा है? अभी नहीं आया हसन। हाँ अब आया है, अब आ आगे ठीक है। ये एक वो एग्जांपल थी कि जो फ्रूट्स हैं हमारे पास, वो उसकी प्रॉपर्टी थी लॉन्ग, नॉट लॉन्ग, या स्वीट होनी चाहिए, नॉट स्वीट होनी चाहिए, येलो या जो है उसके अगेंस्ट एक नंबर दिए थे। तो उसके अगेंस्ट ये एक प्रोग्राम लिखा था जो कि इससे नेट से हेल्प ली थी मैंने लिखने के लिए इसको, कि ये कैलकुलेट करता है कि तमाम फ्रूट्स हैं उनकी प्रोबेबिलिटी अलग-अलग कैलकुलेट करते हैं, जो हमने प्रोसेस पहले देखा है। मैम नज़र आ रहा है ये मैटलैब? हाँ जी नजर आ आ रहा है। जी। तो वो एविडेंस उनको कैलकुलेट करता है, उनकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करता है, लाइकलीहुड कैलकुलेट करता है, वही जो हमने प्ले गॉल्फ में भी देखा है या उससे पहले वाली एग्जांपल में जो माइनिंग के लिहाज से थी। फिर उनकी ऑरेंज की कैलकुलेट करता है, तमाम कैलकुलेट करता है उसको, फिर हर किसी की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करके उनका रिजल्ट शो करता है। ये सिंगल फाइल ही है, इसको मैं अगर रन करता हूँ तो हमारे पास ये हर किसी फ्रूट की प्रोबेबिलिटी दिखाएगा और आखिर में दिखाएगा कि अगर फ्रूट इज़ लॉन्ग, स्वीट एंड येलो है तो वो मोस्ट लाइकली बनाना है, और नॉट येलो है तो मोस्ट लाइकली ऑरेंज और बनाना है, और ये ऑरेंज है हमारे पास। ये उसकी कैलकुलेशन करता है तमाम बारी बारी उसकी उनकी प्रॉपर्टीज़ के लिहाज से जो हमने देखी। एहसान हम भाई रिजल्ट नहीं आ रहे सामने। हाँ रिजल्ट आ रहा है नीचे? नहीं नहीं, नीचे लिखा हुआ आ रहा अभी नजर, है। वो जरा हमें नहीं ऊपर करे नजर, ताकि आया ना? दोबारा करो। हमें रिजल्ट नजर नजर नहीं नहीं। आ रहा। मैं दोबारा करता हूँ, कोई मसला होगा। आप जब शेयर करते हैं ना तो डेस्कटॉप सेलेक्ट कीजिएगा, अच्छा, मेरे ख्याल में फिर नहीं एप्लीकेशन आएगा। पे हाँ हाँ
हाँ कुछ मतलब का कोड ये वो नजर थी आया। उसकी तमाम की कैलकुलेटेड जो है ना अलग-अलग प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट की है। उसके बाद इसको मैं दोबारा रन करता हूँ। तो ये उसकी तमाम की बनाना की क्या है, स्वीट लॉन्ग, ये उसी तरह गॉफ की एग्जांपल थी, इसमें हमने वेरिएबल्स और इस्तेमाल किए हैं, लॉन्ग स्वीट और येलो इस्तेमाल किया और वो और इसके अगेंस्ट फिर ये रिजल्ट आ गया। यही थी मैम। हमें रिजल्ट नजर आए अनीस? जी मैम ये नीचे आ रहे हैं, मैंने देख लिया। ये अच्छा अभी हम ये कह रहे हैं अनीस के, तो थैंक यू वेरी मच असान।